केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अब हमें इसके न्यूमेरिक पार्ट पर ही फोकस करना है। जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बताया था और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स कराने के बारे में बोला था, तो ये उसका एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट ऑक्सीजन टू ओजोन वाला एग्जांपल हम पहले कर चुके थे। अब इस एग्जांपल से और इसे क्लियर करते हैं और फिर आगे हम न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन गिवन है यहाँ पर 2A प्लस 3B गिव्स टू A2B3। तो अब अगर हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है तो हमारा रेट लॉ ओनली ए, बी एंड A2B3 की फॉर्म में होना चाहिए। इनके बीच में जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो इंटरमीडिएट रेट लॉ में नहीं आने चाहिए। अगर आएंगे तो हम उसे किसी भी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैकेनिज्म में 3 पार्ट दिए हुए हैं। ए प्लस बी गिव्स टू ए बी प्लस बी गिव्स टू AB2 और AB2 प्लस ए प्लस बी गिव्स टू A2B3। इनमें स्लो पार्ट कौन सा है हमारे पास? स्टेप 2 हमारे पास स्लो है। तो जो स्टेप 2 है उसी से हम रेट डिटरमाइन करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। तो इसी से रेट डिटरमाइन होगा। तो हम जो रेट लो लिखेंगे R इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के लिए लिख दिया हमने ए बी एंड बी। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें मेन रिएक्शन से अलग पार्ट कौन सा है रेट लॉ में? ए बी। ए बी अगर देखोगे तो ए बी एक इंटरमीडिएट है जो हमारी इस मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस ए बी को यहां से हटाना होगा किसी भी तरीके से। अब ए बी हम कैसे हटाएंगे? ए बी कौन सी रिएक्शन में आ रहा है? देखो सेकंड वाली तो हम यूज कर चुके हैं, ये तो आरडीएस है। अब हमें ए बी हटाना है या तो फर्स्ट से या थर्ड से, फर्स्ट वाली से। तो ए बी किस में आ रहा है? ए बी आ रहा है फर्स्ट वाली रिएक्शन में, तो अब हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली रिएक्शन। एक चीज का ध्यान रखना, हम यहाँ पर जैसा मैंने पहले प्रीवियस एग्जांपल्स में भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के हम यहाँ से यूज करेंगे। तो हमारे पास जैसे केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स टू K1AB। यहाँ पर हम लगाएंगे के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये है के इक्विलिब्रियम। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो इक्विलिब्रियम में दी हुई नहीं है, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पर ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इरिवर्सिबल लिखा है। क्वेश्चन में वो तुम्हें 100% इसे रिवर्सिबल ही देगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिवर्सिबल नहीं दिया तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अब वो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए जो सॉल्व ही ना हो सके। तो वो क्वेश्चन में रिवर्सिबल ही देगा। और अगर रिवर्सिबल कभी बाई चांस उसने नहीं दिया तो हम उसे रिवर्सिबल मानेंगे कि ये रिवर्सिबल ही है। हमें क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है, दूसरा कोई फॉर्मेट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? के इक्विलिब्रियम। अच्छा, कभी कभी वो हमसे रेट कांस्टेंट भी पूछ लेता है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये जो के इक्विलिब्रियम लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट। तो अगर मान लो इसने फॉरवर्ड K1 दिया हुआ और बैकवर्ड K2 दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? K1 बाय K2 भी लिख सकते हैं। ये के इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो ये K1 बाय K2 हो सकता है अगर वो रिवर्सिबल दे और रिवर्सिबल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट कांस्टेंट दे दे, तो K1 बाय K2 के इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, यहां से ए बी कितना आएगा? ए बी आएगा हमारे पास के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसे हम कहाँ रखेंगे? इसे हम रखेंगे अपने इस इक्वेशन के अंदर। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। क्या आएगा अब हमारे पास? देखो आर इज इक्वल टू के, ए बी की जगह रखा हमने के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसे एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिख देते हैं, के इंटू के इक्विलिब्रियम, दोनों ही कांस्टेंट है। तो इसे मैं एक नया कांस्टेंट नाम दे देता हूँ और वो नया कांस्टेंट है हमारे पास के डैश मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये हुआ हमारे पास रेट लॉ। और इस रेट लॉ का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका रेट लो होगा ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज मैं करता हूं। जैसे मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रहा था, यहाँ पर मैं इसे रिवर्सिबल दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन को किया रिवर्सिबल। यहाँ दिया मैंने K1 एंड यहाँ दिया मैंने K4।
ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K4। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन में ऑर्डर बताओ, रेट लॉ बताओ, जो हम निकाल चुके हैं, और इसका रेट कांस्टेंट भी बताओ। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया है K1 और बैकवर्ड के लिए दिया है K4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास K1 बाय K4, के इक्विलिब्रियम क्या आया K1 बाय K4। रेट कांस्टेंट है यहाँ पर ये K डैश, और K डैश की वैल्यू क्या है, K डैश इक्वल टू K इंटू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये हमने जो सेकंड स्टेप से लिखा है यहाँ पर K2 आएगा, ये सेकंड स्टेप से हमने यहाँ पर लिखा है ना रेट लॉ, तो रेट लॉ सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है K2। तो K डैश इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई बाय K1 बाय K4, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, रेयरली पूछा गया तो, नहीं तो इसका अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अभी और भी आगे आने वाले हैं, वो क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखना, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद उसे प्ले करना सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, क्वेश्चन को तुम भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम K decompose as 2x gives to 2y plus 2z, Px is partial pressure of गैस x, यहां पर पार्शियल प्रेशर दिया गया है यहाँ पर गैस का। ठीक है, अब देखो टेबल दी गई है, टेबल में 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, टाइम दिया गया है और Px दिया गया है। Px क्या है, x का पार्शियल प्रेशर, x जो गैस है यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर, सॉरी एक्चुअल में ये K नहीं, ये x होना चाहिए। वॉल्यूम एक्स डिकम्पोज है, एक्स डिकम्पोज हो रहा है वाई एंड जेड में। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जीरो टाइम, मतलब इनिशियल टाइम पर एक्स का पार्शियल प्रेशर है 800। सेकंड ऑब्जर्वेशन टाइम क्या है हमारे पास 100। अब यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं दी गई, तो 100 मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मिनट हम कंसिडर कर सकते हैं तो मिनट बोल लो। 100 मिनट बाद प्रेशर हो जाता है 400, और 200 मिनट बाद प्रेशर हो जाता है 200, मतलब एक्स क्या होता जा रहा है, डिकम्पोज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक्स डिकम्पोज हो रहा है उसका प्रेशर भी कम होता जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। थर्ड में हमें ये फाइंड करना है कि 75% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। और फोर्थ में ये फाइंड करना है कि जब एक्स का प्रेशर 700 था तो टोटल प्रेशर कितना होगा। देखो क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो, दिमाग में कोई ट्रिक ना आए तो क्या करेंगे। अगर दिमाग में कोई ट्रिक नहीं आती है तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑर्डर हमें निकालना है। तो हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर एज ए कंसेंट्रेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, और जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पर 1 से 2 ऑब्जर्वेशन के लिए हम यहाँ पर K की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास इनिशियल ये है, फाइनल ये है। ठीक है, फिर 2 से 3 ऑब्जर्वेशन के लिए हम K की वैल्यू निकालेंगे। अब 2 से 3 ऑब्जर्वेशन की K की वैल्यू में इनिशियल ये हो जाएगा और फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों K की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए सेम आती है तो फर्स्ट ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर K की वैल्यू सेम नहीं आई तब हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब क्या करना है, 1 से 2 ऑब्जर्वेशन के लिए आर नॉट और आर की वैल्यू रख के K निकालेंगे, 2 से 3 ऑब्जर्वेशन के लिए आर नॉट आर की वैल्यू रख के K की वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये दोनों K की वैल्यू सेम आ जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर फिर भी सेम नहीं आई तो हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये तो था लॉन्ग मेथड। अब हम शॉर्ट मेथड की बात करें, अगर वैल्यूज को हम ध्यान से देखें तो वैल्यूज में कुछ सिमिलरिटी मुझे दिखाई दे रही है, और उसी सिमिलरिटी से मैं इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। क्या सिमिलरिटी है, वो ये है कि देखो 800 से 400, मतलब पहले प्रेशर था 800, अब प्रेशर हुआ 400। इसका मतलब ये कंसेंट्रेशन आधी हो गई, मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। और जो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को आधा कर दे, वो टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ, मतलब ये क्वेश्चन में हमको टी हाफ।
अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखोगे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन भी 400 से 200, मतलब इसने क्या किया, बाकी की बची हुई कंसंट्रेशन का भी आधा कर दिया। मतलब यहां से यहां पर भी ये टी हाफ का हमें दूसरा साइकिल दिया हुआ है, मतलब दो टी हाफ के साइकिल हमें दिए हुए हैं। और इनमें क्या दिखाई दे रहा है, इनमें हमें एक चीज बहुत कॉमन दिखाई दे रही है कि फर्स्ट जो टी हाफ है वो कितना है हमारे पास 100 मिनट का, और सेकंड जो टी हाफ है वो भी 100 मिनट का। मतलब यहाँ का टी हाफ कांस्टेंट है, और जिस रिएक्शन के लिए टी हाफ कांस्टेंट हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ऑर्डर हमारे पास डायरेक्टली इन वैल्यू को देखते हुए निकल के आ जाता है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं यहां पर सॉल्यूशन में लिख देता हूं, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज टी हाफ इज सेम इन ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 1 से 2 ये भी एक टी हाफ का साइकिल है, और 2 से 3 भी एक टी हाफ का साइकिल है, क्योंकि कंसेंट्रेशन क्या हो रही है वहां पर, आधी हो रही है। और जिसमें टी हाफ के साइकिल सेम हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकंड, फाइंड रेट कांस्टेंट, कितना इजी हो गया अब हमारे लिए। के इज इक्वल टू होता है 0.693 बाय टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693, और टी हाफ है यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दो तो 0.00693 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ के हो जाएगा। यूनिट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने हमको टाइम की यूनिट नहीं दी हुई। अगर ये हमें सेकंड यूनिट देता तो मैं के की यूनिट लिख देता सेकंड इनवर्स, अगर मिनट देता तो मिनट इनवर्स। थर्ड, फाइंड टाइम फॉर 75 कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट जब 75% कंप्लीट हो जाएगा तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक टाइम लाइन बताया हुआ है। ये हमारे पास 50%, मतलब ये फर्स्ट टी हाफ है। ये हमारे पास 75%, ये सेकंड टी हाफ है। और इस केस में ये दोनों ही कितने हैं, 100, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो टोटल 200 मिनट, अगर मैं इसे मिनट कंसिडर करता हूँ तो 200 टाइम में ये हमारे पास 75% कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमें दिखाई भी दे रहा है कि स्टार्टिंग में 800 थी, फाइनल 200 बच गई, मतलब ये तो 75% कंप्लीट हो गई। और 75% कितने टाइम में कंप्लीट हुई, 200 टाइम में। ये तो टेबल में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं इसे नीचे स्लाइड करके फिर सॉल्व करता हूं। फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन प्रेशर ऑफ एक्स इज 700 mmHg। एक्स का प्रेशर 700 होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन है 2x गिव्स टू 3y प्लस 2z। चलते हैं आगे, देखो। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन है 2x गिव्स टू 3y प्लस 2z। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर हमारे पास x कितना था, टेबल में देखोगे 800 प्रेशर था, और ये दोनों थे हमारे पास 0 एंड 0। टी इक्वल टू टी टाइम बाद 800 माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू टी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ही फाइंड करना है हमें। टोटल प्रेशर हो जाएगा 800 माइनस 2x प्लस 3x प्लस 2x। टोटल करो, ये हो जाएगा हमारे पास 800 प्लस 3x, ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये कब निकालना है, जब x का प्रेशर 700 हो, यही पूछा गया क्वेश्चन में। और पार्शियल प्रेशर ऑफ x ये कितना है, 800 माइनस 2x। पार्शियल प्रेशर ऑफ x इक्वल टू 800 माइनस 2x गिव्स टू 700। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 50, और इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास, 800 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 950। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल प्रेशर। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किए। समझ लेना, शॉर्ट में समझ लेना इस क्वेश्चन को कि शॉर्ट में किस तरीके से किया जाता है, सिर्फ वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। और ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में, जेई और नीट में और एडवांस में, हमें वैल्यूज इसी तरीके की गिवन होती है कि उनसे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बैठ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो हमारा।
A chemical reaction A plus B gives to C. If 50% of the reaction complete in 120 minutes, then how much time it will take to complete 87.5%? If reaction is zero order, first order, second order. अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है, तो 50% अगर 120 मिनट में कंप्लीट होती है तो 87.5 रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक तो हमें 50% दे दिया, मतलब टी हाफ दे दिया, और एक जो पूछा गया है वो 87.5 है, जो कि लाइन के अंदर आता है। लाइन के अंदर मतलब हम टी हाफ हाफ साइकिल्स काउंट करेंगे तो आ जाएगा। तो वो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस लाइन के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहां से यहां तक, ये 0% कंप्लीट हुई रिएक्शन, यहां पर 50% कंप्लीट हो गई। अब बची कितनी? 50 से 100 तक 50 बची, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 25। तो 50 प्लस 25 हुआ 75। अब 75 से 100 तक कितना हुआ? 25। 25 का आधा 12.5, तो 75 में और 12.5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 87.5। मतलब जहां से 0 से 50% कंप्लीट होने में 120 मिनट का टाइम इसे लगता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 87.5 तक पहुंचने में 2 हाफ साइकिल और आ रहे हैं। बस क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाता है। कैसे? कितना इजी है देखो। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए अगर 120 मिनट फर्स्ट हाफ साइकिल में लगा, यहां से यहां तक 120 लगा, ठीक है, तो बताया हुआ है मैंने। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। मतलब आर नॉट अगर आधा होगा, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर नॉट अगर आधा हुआ, इनिशियल कंसेंट्रेशन आधी हुई, तो हाफ लाइफ भी आधा हो जाएगा। 50% पर आते इनिशियल कंसेंट्रेशन आधी हो जाती है, तो इसके आगे हाफ लाइफ भी आधी हो जाएगी, मतलब 60 रह जाएगा 120 का। 75 पर ये कितना? 3/4 कंप्लीट हो गया, तो ये भी 3/4 हो जाएगा, तो 60 का और हाफ कर दो, ये कितना हुआ? 30। तो टोटल कितना हुआ जीरो ऑर्डर के लिए? 120 प्लस 60 प्लस 30। काउंट कर लीजिए, काउंट करने पर ये कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 210 टू 10 मिनट, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर, ये पुराने लेक्चर्स की चीजें हैं, ये सारे कंसेप्ट उसमें अगर पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट हाफ साइकिल भी 120, सेकंड हाफ साइकिल भी 120, थर्ड हाफ साइकिल भी 120, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सारे हाफ साइकिल कांस्टेंट होते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई तो 360 मिनट लगेंगे। 50% अगर 120 मिनट में कंप्लीट हुई तो 87.5 360 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। कितना इजी होता जा रहा है देखो। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है? सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हमारे पास टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर नॉट। मतलब कंसेंट्रेशन आधी हुई तो टी हाफ डबल हो जाएगा। डबल कैसे कर दो? पहला हाफ साइकिल 120, दूसरा 240, तीसरा 360। मतलब सेकंड ऑर्डर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? इस रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं हम लोग। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 720 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर से जस्ट डबल टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अच्छा, जीरो ऑर्डर को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर को और कौन से तरीके से कर सकते हैं? देखो, जीरो ऑर्डर के लिए मैंने बताया था रेट इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने मिनट में? 120 मिनट में। तो 1% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगी? 120 डिवाइडेड बाय 50। तो 87.5, 50 मिनट, 50% कंप्लीट होती है कितने में? 120 मिनट में। तो 1% कितने मिनट में कंप्लीट होगी? 120 डिवाइडेड बाय 50। तो 87.5% कितने मिनट में कंप्लीट होगी? 120 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 87.5, और ये कितना आ जाएगा? 210। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए होता है, क्योंकि इसके लिए रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके कंसेप्ट में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। ये जेई मेंस और नीट में अभी जिस तरीके से लेवल पूछा जा रहा है उससे काफी हायर लेवल के हैं। अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं
तो जेई नीट में आए हुए क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि वहां कंप्लीट अब एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाए। और अभी जो मैं लेक्चर्स में तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा हायर लेवल पर ही मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमें पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एनसीईआरटी तो कंप्लीट कवर है ही, उससे ऊपर का लेवल, अगर पेपर का लेवल मान लो टफ आ जाता है, तो उस टफ लेवल के लिए भी हम प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के आए बेशक, लेकिन हम हमेशा ऊपर लेवल के चलेंगे, ताकि हमें पेपर का लेवल ज्यादा टफ ना लगे और क्वेश्चन हम इजीली कर सकें।